हाथ हिलाकर माननीय राजनाथ सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ की धरा पर पहली बार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रामसेवक पैकरा जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा प्रदेश के पदाधिकारियों की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत माननीय रामसेवक पैकरा जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी पदाधिकारी भव्य स्वागत करेंगे। सभी पंक्तिबद्ध होकर आते जाए। सभी पंक्तिबद्ध होकर आए। भारत माता की। राजनाथ जी का स्वागत है। हमारे मंच पर माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी आप सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रामसेवक पैकरा जी आप सबके बीच में स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भाई बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर शहर की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय रामसेवक पैकरा जी माननीय राजनाथ जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे चाहते नेता श्री रमेश भाई जी माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश के महामंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री लाभचंद बाफना जी, सामने राजू जी सामने तक, श्री प्रमोद भट्ट जी स्वागत करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी स्वागत करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नेता सम्माननीय नंद कुमार साय जी स्वागत करेंगे। सम्माननीय सियाराम साहू जी स्वागत करेंगे। अशोक पांडे जी स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धरा पर हमारे यशस्वी ओजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजनाथ सिंह जी का हम सब हार्दिक 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 स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी ने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार किया वो हम सब भूले नहीं है। वे हम सबको याद है कि किस प्रकार से एक आतंक के राज को समाप्त करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी का जो सहयोग छत्तीसगढ़ को मिला वो सहयोग निश्चित रूप से पूरे देश को मिलेगा और देश की सत्ता पर माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजग की सरकार और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद,
स्वागत करते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राजनाथ सिंह जी का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय राम सेवक पैकरा जी, रायपुर शहर की जनता की ओर से भव्य स्वागत करते हैं। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्मानीय रमेश बैस जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भाई सुभाष तिवारी जी, नगर निगम के पार्षदों की ओर से स्वागत करते हैं। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजीव अग्रवाल जी, इस व्यवस्था में यहाँ विशेष सहयोग देने वाले डॉक्टर सलीम राज जी, स्वागत करते हैं माननीय राजनाथ सिंह जी का। भारत माता की। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। अपने अधिवेशन में जो आप लोगों को भोजन की व्यवस्था में लगे थे, उनके लिए एक बार जोरदार अपन ताली बजा देंगे। जो भोजन व्यवस्था में लगे थे, जो हमें समय पर भोजन प्रदान किए, इसमें हमारे रतन दागा जी जो भोजन की व्यवस्था की है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ललित चंद्राकर जी, वीरेंद्र जोशी जी, राजेश परमल जी, बजरंग खंडेलवाल जी, भोजन वितरण की व्यवस्था की, उसको पुष्पेंद्र देवांगन जी, महेंद्र तिवारी जी, नवीन सागला जी, वीरेंद्र तारक जी, सुनील गौरिया जी, संदीप काले जी, उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। इसके पश्चात आगे के
समारोह के अवसर पर हम सबको संबोधित करने के लिए हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय रामसेवक बैगरा जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो पुष्पहार पहनाकर माननीय राजनाथ सिंह जी का छत्तीसगढ़ के इस महाधिवेशन में युवा मोर्चा के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं छत्तीसगढ़ के जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि माननीय राजनाथ सिंह जी का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करें। पीछे खड़े होंगे, देखना रे पीछे खड़े होंगे, पीछे खड़े होंगे। मैं युवा मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री आशीष अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और माननीय रामसेवक बैगरा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मैं भूपेन्द्र जी से निवेदन करूंगा महामंत्री आए और मुख्यमंत्री का स्वागत करें। रायपुर शहर जिले के अध्यक्ष अशोक पांडे जी से निवेदन है कि वो माननीय राजनाथ सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रायपुर शहर जिला भाजपा के अध्यक्ष से निवेदन है कि वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी का पुष्पहार से स्वागत करें। रायपुर शहर के जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजू नारायण सिंह और रायपुर ग्रामीण जिले के अध्यक्ष दीपक भाई जी से निवेदन है कि वो भी माननीय राजनाथ सिंह जी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। आप सब ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भैया अंजुम बोलो, मंचा सिंह भैया वो सभी नेताओं के स्वागत के लिए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि हमारे कोर ग्रुप जी भैया जी के सभी सदस्यगण, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए। सभी का स्वागत करें। हाँ ठीक है, सुनिए ना अपना युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत है। ऑडियो मिल रहा है, ऑडियो वगैरह मिल रहा है, रेडी है, कैमरा लगा दूं क्या? ऑडियो वगैरह मिल रहा है प्रॉपर। ये काम कर, भाषण को चलने दे। और हाँ ठीक है अंत में युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी जिला भाजपा रायपुर की तरफ से आप सब लोगों की तरफ से एक बड़ी माला पहनाकर हम इस अधिवेशन स्थल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। वो दूसरे बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया यह अधिवेशन ए भैया 11 तारीख को आरंभ हुआ था। आराम आराम से एकदम 11, 12 और 13 फरवरी आज इसका समारोह का क्षण है। अधिवेशन का उद्घाटन संसद में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था और आज युवा मोर्चा का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजनाथ सिंह जी छत्तीसगढ़ में आए हैं और वो युवा मोर्चा के अधिवेशन में आए हैं, इसलिए युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। इस अधिवेशन को संबोधित करने के लिए मैं सबसे पहले प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय रामसेवक बैगरा जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ और युवा मोर्चा और छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर स्वागत उद्बोधन करें माननीय रामसेवक बैगरा जी। जोरदार तालियां।
संयोग है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दुआरिया दूसरा बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए हैं, लोगों ने काफी आप लोगों ने स्वागत किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग जितने लोग आज स्वागत हमारे गाँव बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत जनता पार्टी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। मुझे कुछ उसका लेना आज हम सबके लिए गौरवमय क्षण, यह क्षण इसलिए कह रहा हूं, इस युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ सिरमौर राज्य के संकल्प और अधिवेशन पर समापन अवसर पर आज हमारे बीच में, अरे वो चेयर खराब लग रहा है, हमारे स्क्रीन में उसको हटवा दो ना। देश के भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर हमारे बीच में उपस्थित और मार्गदर्शन देने पहुंचे हैं। और मैंने अनुभव कर रहा था 2003 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में इनका सहयोग, यहाँ पर प्रभारी के रूप में हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहा। और 2003 में सरकार इनके मार्गदर्शन में बना था। इसलिए गौरवमय क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन है कि आज हम 2013 में फिर से सरकार इनके मार्गदर्शन में आज हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबों की ओर से युवा मोर्चा के गांव गरीब क्षेत्र से आए हुए हमारे कोटा से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर, कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। और विशेषकर हमारे यहाँ पर मंच पर सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से, वरिष्ठ नागरिक सभी की ओर से मैं आप सबों की ओर से एक बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे बीच में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको आप गरीबों की मसीहा बोलते हैं, जिनको आप किसानों के मसीहा बोलते हैं, जिनको आज हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चावल बाबा के नाम से जानते हैं, उनका मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो लगातार 9 तारीख से हमारे बीच में है, लगातार आपके बीच में अधिवेशन में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व में प्रभारी रहे और इस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में हमारे बीच में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिला है, उनको भी आप सपोर्ट करते हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती करुणा शुक्ला जी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, हमारे 2 लोकसभा के लोकप्रिय सांसद के रूप में आदरणीय सुश्री सरोज पांडे जी उपस्थित हैं, मैं आप सबकी ओर से इस मंच पर स्वागत करता हूँ। बंधुगण, जिनके नेतृत्व में यह युवा मोर्चा का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में चल रहा है, ऐसे हमारे युवा नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अनुराग सिंह ठाकुर जी का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिनका नेतृत्व हम सबको मिला है। हमारे बीच में इस प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के
अध्यक्ष भाई अनुराग सिंह देव, जो हमारे सरगुजा जिला के शेर है, युवाओं के हमारे सरगुजा जिला के, ऐसे हमारे भाई अनुराग सिंह देव जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनकी मेहनत से आज हम सब यहाँ पर सब काफी संख्या में उपस्थित कार्यक्रम सफल कर रहे हैं। मंच पर हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नंद कुमार साहब जी उपस्थित है। ये हमारे आदिवासी नेता है, इनका भी मार्गदर्शन सबको मिलता रहता है। मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण है, आदरणीय मोहन अग्रवाल जी, आदरणीय रामविकास नेताम जी, आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, आदरणीय राजेश मूरत जी, मंच पर बैठे हमारे सांसदगण, हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, और विशेषकर आज किस अवसर पर हमारे बीच में बैठे हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मानित सुदाम सिंह जी, सम्मानित हमारे आदरणीय राज प्रताप सिंह जी, प्रदेश के संगठन मंत्री, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी निगरानी में इतना बड़ा सफल आयोजन अगर हुआ है तो आदरणीय राज प्रताप सिंह जी का मार्गदर्शन, आदरणीय राज प्रताप जी का निगरानी हम सब के लिए सहयोग मिलता रहा है, तो आज एक विशाल कार्यक्रम सफल हुआ। आज इस अवसर पर बहुत सारे हमारे जिले के अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ आयोग निगम के अध्यक्षगण हैं, वरिष्ठ छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं। मंच पर हमारे बहुत पीछे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं। मैं आप सबों की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, हम सबको अब तक तो मालूम है 11 तारीख से यह सत्र चल रहा है। इस देश के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सबको मिला है। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा, वास्तव में इस समय देश की स्थिति खराब है, युवा जागने की जरूरत है, युवा को धरातल पर काम करने की जरूरत है। इसलिए हम सब लोग उसके संकल्प लेकर के आज हम लोग को जाना है। हमारे बहुत इस बीच में बहुत सबका मार्गदर्शन मिला है। हमारे युवा मोर्चा के जो हमारे इस मंच पर आज हैं, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है, ये भी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बहुत सौभाग्य की बात है मंच पर हमारे बीच में, आपके बीच में रहने वाले लोग जो कल आपके बीच में युवा थे, आज हमारे इस मंच पर बैठे हैं। हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। वास्तव में युवा हमारी ताकत है, युवा के बल पर ही हम सत्ता परिवर्तन करते हैं। उस कल जो है हमारे आदरणीय राजेश मूरत जी ने अपनी बात में कुछ बातें कही, विषम परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। 2000 में जिस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भय और आतंक का वातावरण था, उस समय हमारे आदरणीय राजेश मूरत जी प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। सभा के माध्यम से कल आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी मार्गदर्शन कल मिला। आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश है, उनका भी मार्गदर्शन मिला। वास्तव में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे आदरणीय चौहान जी कल आए थे, अपनी बात व्याख्या को हमारे राजेश मूरत जी बता रहे थे। विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का घेराव उस समय कर रहे थे। उस समय हमारे बीच में कांग्रेसियों के पुलिसों के बल पर, पुलिसिया बल के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है। हमारे आदरणीय नंद कुमार साहब जी बैठे हैं, उनको उल्लेख कर रहे थे, उनका पैर तोड़ दिया गया। हमारे पुलक चंद्रकर जी, उनका भी पैर तोड़ दिया गया था। मंच पर बैठे हमारे बहुत सारे लोग हैं, उस समय के गवाह है। आदरणीय लक्ष्मीराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस समय उनके ऊपर भी प्रहार किया गया था। पटेल जी आज मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पर भी बता रहे थे प्रहार हुआ। बहुत सारे लोगों के ऊपर कांग्रेस की दमनकारी नीति समय चल रहा था। भाइयों, 2003 में आप सबको मालूम है, इस समय भय और आतंक का वातावरण था। उस समय हमारे इस प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी केंद्र में उद्योग मंत्री के पद को छोड़कर के इस भय और आतंक के वातावरण को ठीक करने के लिए इनके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में दिया गया था। जैसा को मालूम है, उस समय वास्तव में विषम परिस्थितियों में काम आप लोगों ने किया, जिसका परिणाम है कि 2003 में आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा, इन दुर्गम क्षेत्रों में आप लोगों को एक ताकत मिला था। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया था, जिस
जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की जो आतंक और भय का राज्य चल रहा था, उनकी गुंडागर्दी चल रहा था, वो समाप्त हुआ और आज स्थिति बदला है। बदल आज तो काम करने के अनुकूल परिस्थितियां हैं, उस समय विषम परिस्थितियां थी, लेकिन आज दूसरी बार आप लोगों ने सरकार बनाया है, अब तीसरी की बारी। आज हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। आज अनुकूल परिस्थितियां हैं, आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में विकास की किरण दिखाई देने लगा है। आज कोई ऐसा स्थिति पैदा नहीं है कि हमें सिर झुकाने की आवश्यकता है। गांव के लिए काम हुए हैं, गरीबों के लिए काम हुए हैं, किसानों के लिए काम हुए हैं, नौजवानों के लिए काम हुआ है और यहाँ तक कि मजदूरों का पलायन हो गया। ये इतनी बड़ी उपलब्धियां इस छत्तीसगढ़ में शांति की व्यवस्था हुई है, जो नक्सलवाद के भय के कारण हम दिन में नहीं कर पा रहे थे। सरगुजा जैसे जंगल में तो समाप्त हो चुका है, अब बारी है बस्तर में। बस्तर में भी हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का संकल्प है, वहां भी शांति की व्यवस्था करके रहेंगे। इसलिए भाइयों, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में इस प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण काम हो चुके हैं। धान खरीदी के क्षेत्र में तो आप सबको मालूम है, हमारा पीडीएस सिस्टम के क्षेत्र में पूरे देश में जो सम्मान मिला है, यह कोई छिपा नहीं है। हमारा छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास इन कम 9 सालों में हमारी सरकार ने किया है। इसलिए बांधवर मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, किसान परिस्थितियों में काम करने वाले लोग हमारे पूर्वज थे, आज उनको मैं नमन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनकी जो मेहनत से आज हम लोग यहाँ पर फल फूल रहे हैं। उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूँ जो इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जीवन जवानी खत्म कर दिया, लेकिन उनको कुछ मिला ही नहीं। लेकिन हम लोग को आज संकल्प लेके जाना है। इस समय देश की स्थिति बहुत खराब है, कांग्रेस की नैया डूबने वाली है, कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और देश में डूब कर नैया तो डूबी गया है। इस समय जरूर एक समस्या आ रहा है, ये चिंता कर रहे हैं, ये कभी गरीबों की चिंता नहीं किए, ये अपने चिंतन में लगे हुए हैं। बस्तर में कब जाते हैं, मैं देखा पक्षों के पेपर में, वो तो आपको गुमराह करने की जनता को लगे हुए कि हम इस बार हमारी सरकार आए तो हम फ्री चावल दे देंगे, भाई 35 किलो फ्री दे देंगे। बताइए, इस तरह का गुमराह करने वाली सरकार केंद्र में तो है, क्यों नहीं कर सकते महाराष्ट्र में, क्यों नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं सकते हमारे अन्य राज्यों में, वो करके दिखाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लंबे समय से कांग्रेस ने 50 सालों तक वार्ड पद से लेकर के मैं सोचता हूँ हमारे पंचायत से लेकर प्रदेश और प्रदेश के राष्ट्र तक इनकी एक लंबी इतिहास है। लंबा काम किया कांग्रेस ने, लेकिन गांव का क्या किया? हमें पानी पीने के लिए हेडपंप का शुद्ध जल नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने गरीबों के लिए कोई चिंता नहीं किया, लंबे समय से हमारा शोषण किया, गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन क्या किसी का गरीबी मिला, किसी के पेट की चिंता किया? आज उससे पूछने की जरूरत है। इसलिए भाइयों, मेरा आपसे कहना है, आज इस अवसर पर हमारे मार्गदर्शन 3 दिवसीय जितने भी हमारे मार्गदर्शन आप सबको मिला है, वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व के, हमारे युवा मोर्चा के सारे लोगों ने आपको सबको संबोधित किया है। आज हम इस समापन अवसर पर ज्यादा न करते हुए आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं आह्वान करता हूँ कि जब तक हम लोग 2013 में अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, 2014 में, क्योंकि हमारे लोकसभा में आप भी 1 सीट बचाया है, लेकिन हमें इतना घमंड होने की जरूरत नहीं है। हमको 11वां सीट जीतना है, शुभ अंक पर पहुंचना है। इसके लिए आप सब लोग आज से संकल्प ले लीजिए और हम 2013 में छत्तीसगढ़ में हैट्रिक तो बनाएंगे ही, लेकिन ज्यादा सीट लेकर के आएंगे ताकि छत्तीसगढ़ का और तीव्रता से विकास हो सके। इसलिए आज के अवसर पर मैं इस आयोजन में लगे हुए युवा मोर्चा के सभी प्रदेश अध्यक्ष जी अनुराग सिंह जी को और उनके पार्टी के महामंत्रीगण, उनके साथ लगे हुए जितने भी लगे हुए 1 महीने से हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना योगदान दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ में हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को भी, आदरणीय सौदागर सिंह जी, आदरणीय राम प्रताप जी, इनकी कड़ी निगरानी से कार्य सफल हुआ है, इसलिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर अब ज्यादा न बोलते हुए मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, हमारे राजचंद्र जी का पुनः आपकी ओर से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय के लिए उपयोगी है, इस डायरेक्टरी के विमोचन करने का कष्ट करें। आप सब ताली बजाकर आपने जो किया है वो फलीभूत, एक बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक अभियान, और इसके साथ साथ एक और विशेष जानकारी
पिछले 15 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर युवा मोर्चा ने रक्तदान किया था और एक दिन में छत्तीसगढ़ का अभी तक का सबसे बड़ा रक्तदान करने का रिकॉर्ड युवा मोर्चा ने बनाया है। ये मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता रहा हूं। इससे पहले कि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समारोह उद्बोधन के लिए बुलाऊं, हम सबकी इच्छा है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं और वो सारी घोषणाएं कर दी है जिसका डिस्कशन हमने राजनीतिक प्रस्ताव में किया था, जिसकी चर्चा हम प्रस्ताव में कर रहे थे 2-3 घंटे से। और उसके बाद जब उनका सत्र हुआ, उन्होंने जब सिरमौर राज पर अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने वो सारी योजनाएं हमारे बीच में रख दी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्किल रोजगार के लिए उन्होंने विधेयक लाने की बात कही है, वो ऐतिहासिक है और भारत में इकलौता है। उसके लिए मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की बात उन्होंने कही है कि छत्तीसगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विवेकानंद का 700वीं वर्ष है ये। विवेकानंद जी के आदर्शों पर अधिवेशन आधारित है और इसलिए हम लोगों ने विवेकानंद जी पर भी मांग की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का भ्रमण कराने के लिए उन्होंने योजना बनाई है। वहां से हम इस प्रदेश को सिरमौर बनाने का संकल्प लेंगे, दोहराएंगे संकल्प। और मैं इस बात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। युवा मोर्चा प्रदेश स्तर का यह सम्मेलन सिरमौर छत्तीसगढ़ और जितना जोश खरोश, जितना उत्साह 3 दिन तक हम लोगों ने यहाँ देखा, युवा मोर्चा की ताकत है कि इस राजधानी के नए रायपुर के तापमान में 4 डिग्री का परिवर्तन आप लोगों ने ला दिया। इतनी गर्मी इस युवा मोर्चा के अधिवेशन, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है। और मैं आज खड़ा हुआ हूं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, इस देश में एक नई विचार, एक नई सोच लाने वाले, मैं नहीं हिला रहा हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया, हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कृषि मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण विभागों को देखा, जिन्होंने एक देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर नई जान, नई ऊर्जा दी। हम जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं को तैयार किया और वो दिन याद है 2003 में सम्मानीय राजनाथ जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ ने पहली बार सरकार बनाई। मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दूसरी बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आज खड़ा हुआ हूं सिर्फ उनको सम्मानित करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए और उनको स्वागत करने के लिए कि आज ये 3 दिन का युवा मोर्चा का हमारा एक ऐसा सम्मेलन जो सिर्फ सम्मेलन नहीं है, जो एक संकल्प को लेकर है, एक लंबी लड़ाई, एक लंबी छत्तीसगढ़ के विकास की उस सपना को पूरा करने का है। और यहाँ हजारों हजार लोगों ने 3 दिन तक रहकर पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ उस संकल्प को दोहराया है कि हम इस छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान का सिरमौर राज्य बनाएंगे। ये ताकत युवा मोर्चा के अंदर, जिस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने युवा मोर्चा के अंदर नई जागृति लाई। आप जैसे हजारों नौजवान आज यदि मेरे सामने बैठे हैं, कल आपको छत्तीसगढ़ को और हिंदुस्तान का नेतृत्व करना है। इस युवा मोर्चा को आपके अंदर बड़ी जवाबदारी और हम सब ने मिलकर इस छत्तीसगढ़ को
एक बेहतर छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, जहां युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर हो, सम्मान हो, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वनवासी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी वर्ग को बेहतर विकास की रफ्तार में साथ बढ़ने का अवसर मिले। हमेशा छत्तीसगढ़ का निर्माण की उस रचना में आप और हम सब लगे हैं। जो छत्तीसगढ़ जिसे पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिस छत्तीसगढ़ को पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, आज इस 12 साल और हमारी सरकार के इस 9 साल की यात्रा में हमने दिखा दिया जो पिछड़ा छत्तीसगढ़ आज देश का सिरमौर छत्तीसगढ़ बन सकता है। पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में, चाहे वो जीडीपी का ग्रोथ हो पिछले 5-6 सालों का, 8 सालों का, चाहे हमारा किसी क्षेत्र का ग्रोथ हो, चाहे नए रायपुर के इस निर्माण की कल्पना का बात हो, रेलवे कॉरिडोर। मैं आज कोई काम गिनाने यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि 3 दिनों से जिसका आपको इंतजार था, हमारे सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मंच में आ गए हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम आज सिर्फ सुनने आए हैं, उनका मार्गदर्शन लेने आए हैं। मैं एक विश्वास मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप सबकी ओर से दिलाना चाहता हूं। मेरे युवा मोर्चा के हजारों लाखों साथियों की ओर से 3 दिन की आपकी ऊर्जा और ताकत देख के मुझे भरोसा हुआ है। मैं आप सबकी ओर से सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2013 और 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। और यदि हैट्रिक पूरा होता है तो युवा मोर्चा का ये संकल्प आगे बढ़ के 2014 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाएंगी। 11 में से 11 यदि आप तैयार है तो दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय के नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामसेवक जी पैकरा और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, यदि आप सब समर्थन दें तो मैं अपनी शुभकामनाएं देकर यहां से जाना चाहता हूं। कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी केवल तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता नहीं हासिल करेंगे, बल्कि 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश जी लट्ठा और भाजपा के दूसरे युवा राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र जी प्रधान, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन श्रीमती करुणा जी शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री सुश्री सरोज जी पांडे, सांसद श्री नंद कुमार जी शाह और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तेज तर्रार और जिसने सचमुच सारे हिंदुस्तान के नौजवानों को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे प्रिय अनुराग ठाकुर, वरिष्ठ मंत्री श्री ब्रिजमोहन जी अग्रवाल, श्री राम विचार जी नेताम, श्री चंद्रशेखर जी साहू और भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, और हमारे अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री शौदाम सिंह जी, यहाँ के संगठन मंत्री श्री राम प्रकाश जी, उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण
और हमारे प्रेस के मित्रों, बहनों भाइयों, मैं ये कह सकता हूं कि अपने जीवन में इतना व्यवस्थित अधिवेशन मैंने कभी नहीं देखा था जैसा कि ये हमारे जीवन का अद्भुत दृश्य है और केवल आपकी प्रशंसा करने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। हमसे यदि कोई पूछे तो सचमुच मैं आप सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके दिल को छू कर मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके सिर पर आशीर्वाद, हाथ रखकर आशीर्वाद देकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं। इसलिए आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव और साथ ही नौजवानों को सारे हिंदुस्तान में दिशा देने का काम जिस आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने किया है, मैं समझता हूं कि दोनों नौजवानों को यदि मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद न दूं, इनका यदि मैं स्वागत न करूं, इनका मैं अभिनंदन न करूं, तो सचमुच कहीं न कहीं मुझे कोई कमी खटकेगी। इसलिए मैं कहूंगा अनुराग ठाकुर और साथ ही साथ अनुराग सिंह देव, ये दोनों हमारे बगल में आ जाएं। इन्हें एक बार मैं माल्यार्पण करके इनका जो है अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे नौजवान मित्रों, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी और इसलिए जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप सभी युवा हैं। मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी तो एक जिले के उपाध्यक्ष रहते हुए अपने राजनीतिक जीवन की हमने शुरुआत की थी। जिले का उपाध्यक्ष में आप जैसा ही मैं कार्य करता था जिस समय हमने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ, और मैं कह सकता हूं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में और 25 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। और यदि मैं कहूं कि सचमुच छत्तीसगढ़ के ही नहीं, यदि भारत का भविष्य कोई है तो हिंदुस्तान का युवा है और कोई दूसरा भारत का भविष्य नहीं बन सकता। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? वह इसलिए कह रहा हूं, भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी यह कहने लगे सर्वाधिक युवकों की संख्या है दुनिया के किसी देश में है तो केवल हिंदुस्तान में है। और यह भी कहा है कि केवल युवा एनर्जी, यूथ एनर्जी, युवा ताकत के आधार पर ही भारत के भविष्य के बारे में यह घोषणा की जा सकती है कि भारत भविष्य का फ्रंट लाइन इमर्जिंग इकोनॉमी बन गया है, यानी प्रथम पंक्ति का उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। केवल नौजवानों के कारण ही दुनिया के लोगों ने यह बात कही और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का लक्ष्य तो केवल एक ही है, भारत को एक महान भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत जो केवल धनवान ही ना हो, ऐसा भारत जिसमें आय की विषमता ही न समाप्त हो, बल्कि ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं जो धनवान भी हो और साथ ही साथ ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। हम एक ऐसे महान भारत का निर्माण करना चाहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर देखिए, वह सारे देश जो दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, उन देशों में भी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत का मस्तक अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर ऊंचा करने का काम किया है। आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने अमेरिका, जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, ताकतवर देश माना जाता है, वहां पर भी करिश्मा करके दिखाया है।
भारत की साख सारे दुनिया में बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी भारत माता की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने ही इस काम को किया है। इसलिए आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे नौजवानों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु युवकों की संख्या के बारे में यदि कोई पूछे, आप भी जानते हैं देश की जितनी जनसंख्या है उसका 40% यदि कोई है तो 15 से लेकर 35 वर्ष का युवा ही 40%। ऐसा हमारा देश में भी जब परिवर्तन हुआ है, देश को भी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का की पहल भी चाहे भारत के अतीत के पन्नों को पलटकर कोई न देखे, यदि किसी ने किया है तो युवा वर्ग ने किया है। आदि शंकराचार्य 16 साल की आयु में उन्होंने वेदांत का पूरा अध्ययन किया था, कंठस्थ किया, और उसी आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना कर सांस्कृतिक दृष्टि भारत को एक और अखंड करने का हिंदुस्तानियों के संकल्प को पूरा किया था। स्वामी विवेकानंद कितनी साल की आयु? 37, 38, 39 साल की आयु स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत के सनातन धर्म की पताका को फहराने का काम किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारे नेताओं, कितने नेताओं का मैं नाम लूं, सबका मार्गदर्शन तो प्राप्त था, लेकिन भारत माता के पैरों में पड़ी हुई दास्ता की बेड़ियां कटनी चाहिए। भारत माता हमारी मुक्त होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए। इसका संकल्प लेकर यदि फांसी के फंदे को चूमने का कोई काम किया था तो 16 साल से लेकर 26 साल के हिंदुस्तान के नौजवानों ने ही किया था। हम कैसे भूल सकते हैं उस चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर आजाद की 16 वर्ष की जवानी, 26 वर्ष की जवानी, इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो आजाद को यह चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा न हो कि विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत हुआ। अशफाकुल्ला खान, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, कितने बलिदानियों का मैं नाम लूं। आप जैसे ही वह नौजवान थे जिनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप आजाद हुआ। आजादी 1945 में हमको हासिल हुई और आपने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि हिंदुस्तान का नौजवान उस समय सड़कों पर ना आया होता तो मैं समझता हूं इस देश में लोकतंत्र की रक्षा न हो पाती। इस देश में आजाद भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी यदि किसी ने निभाई है तो हमारे देश के नौजवानों ने निभाई है। इसलिए मैं देश के नौजवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। व्यवस्था जैसी चल रही है, हर व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है, महंगाई तेजी के साथ बढ़ रही है, राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो भी तेजी के साथ बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा भी यह भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान की करेंसी जिसकी 60 सारी दुनिया में होनी चाहिए, उस करेंसी की कीमत भी डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार किस चरम सीमा तक पहुंच गया है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्ट हिंदुस्तान की जनता। इसीलिए 74 साल के बुजुर्ग के आह्वान अन्ना हजारे के आंदोलन पर हिंदुस्तान का सारा नौजवान सड़कों पर आ गया। यानी हिंदुस्तान का नौजवान परिवर्तन चाहता है। यह उत्सुकता
यह ललक परिवर्तन की यदि किसी के अंदर है तो हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर है। और मेरे नौजवान दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहता हूं, नौजवानों की उत्सुकता, नौजवानों की क्यूरियासिटी ही जवानी को बराबर जीवंत बनाकर रखने का काम करती है। इसलिए सदैव आपके अंदर उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, हमें क्या करना है, हमें जीवन में क्या हासिल करना है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, अमेरिका में रंग भेद नीति के खिलाफ जिस समय मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन चलाया था, उस समय नौजवानों का आह्वान करते हुए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ऐ मेरे नौजवानों, बड़ा देखो, बड़ा सोचो, तभी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो आज मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों से भी कहने आया हूं, मेरे नौजवानों, बड़ा सोचो, बड़ा स्वप्न देखो, बड़ा देखो, निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करो, बड़े बनकर रहो। और मैं यह भी दो शब्दों में कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति केवल पद के कारण उसका कद बड़ा नहीं होता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। कोई यह समझे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, राष्ट्रीय महासचिव बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया, इसके कारण हमारा कद बड़ा हो गया। नहीं, एक दार्शनिक अवधारणा, एक विचारधारा को लेकर हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी अपने कदम आगे बढ़ा रही है, हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए तो उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के प्रति होनी चाहिए। हम उसके लिए काम करते, हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। पद आज नहीं मिलेगा तो कल तो पद मिलकर ही रहेगा। और इस सच्चाई को हर नौजवान को समझना चाहिए कि व्यक्ति का कद उसके पद के कारण बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का कद बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, केवल पद के कारण कभी कद नहीं बड़ा। अच्छे काम करो, अच्छा सोचो, आप अच्छी नीयत से आप काम करो, निश्चित रूप से समाज में आपका कद बड़ा होगा। महात्मा गांधी के पास कौन सा कद था? चाहे हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, क्या कोई कह सकता है कि महात्मा गांधी का कद इसी से छोटा है? गांधी ने जो विचारधारा दी, आज उस विचारधारा के केवल भारत की सीमाओं के अंदर ही मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि गांधी की विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता प्राप्त हो गई। भारत को उन्होंने पहचाना था। मेरे नौजवानों, आप भी भारत को पहचानो, भारत के भूगोल को जानो, भारत के इतिहास को समझो, भारत की संस्कृति को भी समझो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत देश की संस्कृति भी अद्भुत संस्कृति है। कुछ लोग संस्कृति का अर्थ ही नहीं समझते। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक जर्मन का दर्शन शास्त्री, जर्मन फिलॉसफर शोपेनहावर था। भारत में हमारे ऋषियों और मनीषियों ने गुफाओं में बैठकर जो ज्ञान और विज्ञान सारे विश्व को दिया था, उसका यहां आकर अध्ययन करने के बाद शोपेनहावर जब वापस जर्मन गया तो जर्मन जाने के बाद उस फिलॉसफर ने कहा था कि मैं भारत में कुछ वर्षों तक रहकर जो भारत को हमने समझने की कोशिश की है, मैं ये कह सकता हूं कि भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए केवल एक जन्म ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कई जन्म हमको भारत के आकाश के तले गुजारना पड़ेगा, तब जाकर मैं भारत को समझ सकता हूं। हमारे देश की संस्कृति श्रेष्ठ। आपने न्यूयॉर्क से निकलने वाली एक मैगजीन है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक बहुत बड़ी कॉलमिस्ट, जैसे हमारे मित्र के यहाँ पर प्रेस के मित्र हैं, प्रेस के मित्र भी अपने अखबारों में कुछ कॉलम लिखते होंगे, वैसे ही वहां की एक बानी जानी कॉलमिस्ट, कॉलम लिखने वाली समाचार पत्रों में, इसका नाम लीजा मिलर। लीजा मिलर ने भारत की संस्कृति की सराहना करते हुए यह कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है, उसने कहा कि पहले दुनिया के दूसरे देशों में जहां जाइए सभी मांसाहारी हुआ करते थे, योग और प्राणायाम को लोग यह मानते थे, योग करना, प्राणायाम करना यह पिछड़े देशों की दकियानुसी सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं पश्चिमी देशों में भी देख रहा हूं कि शाकाहार के प्रति लोगों का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
मैं यह देख रहा हूं कि योग के प्रति बाबा रामदेव ने कहां कहां दुनिया के देशों में जाकर योग और प्राणायाम का अलग जगाने का काम किया है। वहां भी योग और प्राणायाम के बारे में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, जो ये जो खाद किससे खेती होती है उसके बारे में कहा। लोग यह मानते थे कि खेत की उपज, खेत की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है तो केवल रासायनिक खादों के माध्यम से ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन भारत में पहले भी खेती होती, जैव खेती होती, जैव खेती से ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसके माध्यम से भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मैं मध्य प्रदेश में था पिछली बार, किसानों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें एक किसान ने कहा कि एक एकड़ में जो मैं पहले 5 टन चावल पैदा करता था, अब जब से हमने जैव खेती प्रारंभ कर दी है उसमें अब मैं 35 किलो धान पैदा करने का काम करता हूं। यह करिश्मा है भारत। यह सब सारा देखते हुए भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्यों के प्रति सारे विश्व में जो आकर्षण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए लीजा मिलर ने अपने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा, इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। हिंदू वहां भारत का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको वहां हिंदू कहते हैं। उसने लिखा, इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू, इट मीन्स वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन। ऐसा लगता है कि हम अब सारे पश्चिमी देशों के लोग भारतीय होते जा रहे हैं, हम पश्चिमी देश के लोग हिंदू होते जा रहे हैं। यह सराहना अमेरिका के मानी जानी कॉलमिस्ट लीजा मिलर ने किया। मैं उदाहरण आपको बहुत सारे दे सकता हूं। लोग ये कहते हैं केवल विकास के माध्यम से ही भारत को महान भारत नहीं बनाया जा सकता। बहनों भाइयों, भारत को यदि महान बनाना है तो भारत की पहचान, भारत की अस्मिता को भी हमको बनाकर रखना होगा। ये दोनों भारत को महान बनाने के लिए एक ही गाड़ी के 2 चक्के। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, इसके प्रति इसको भी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को समझना होगा, तभी जाकर हम भारत को महान भारत बना सकते हैं। अब कोई यह पूछे हर देश की अपनी संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति को ही आप सर्वश्रेष्ठ संस्कृति क्यों मानते? तो मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण तो मैं 50 दे सकता हूं, सैकड़ों दे सकता हूं। उदाहरण बहनों भाइयों केवल एक देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रावण को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की क्यों पूजा की जाती है, रावण की क्यों नहीं पूजा की जाती है, इसके बीच के भी अंतर को आप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं उसके भी विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर लोगों से यह पूछिए, ये बताओ तुम्हारे देश का सबसे महान राजा कौन हुआ? कोई कहेगा हमारे देश का महान राजा नेपोलियन हुआ, कोई कहेगा अलेक्जेंडर हुआ, कोई कहेगा किंग चार्ल्स हुई, कोई कहेगा किंग लुई। ऐसे बहुत सारे राजाओं का नाम ले। आप उनसे ये पूछिए कि आप इन राजाओं को महान राजा क्यों मानते हो, तो उनका उत्तर यह होता है कि उन्होंने अपने देश के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर हुकूमत करने का काम किया और उनके पास बहुत ताकतवर सैन्य बल था, सेना थी। इस कारण में उनको महान राजा मानता। लेकिन भारत में आकर आप नौजवानों से यदि मैं पूछूं कि बताओ प्रारंभ से लेकर आज तक भारत में महान राजा कौन हुआ, किसका नाम आप लोगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लोगे, राजा रामचंद्र और राजा हरिश्चंद्र का भी नाम लिया जाएगा, किसी दूसरे राजा का नाम नहीं लिया। हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम महानता को मापने का पैमाना हमारे यहां भोग नहीं, महानता को मापने का पैमाना हमारे यहां धन नहीं है, हमारे यहां महानता को मापने का पैमाना त्याग हुआ करता है। इसीलिए हमारे विश्व में भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। मेरे युवा बहनों भाइयों, मैं समझता हूं भारतीय संस्कृति के इस यथार्थ को भी हमें समझने की जरूरत है। देश का जहां तक सवाल है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है।
संकट के भंवर से हिंदुस्तान को यदि कोई बाहर कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। हुकूमत हम लोगों ने भी चलाई है इस हिंदुस्तान में। हुकूमत छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के पहले नहीं चली, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, दोनों हुकूमतों के बीच का अंतर उन्हें अब साफ दिखाई देता। इस हिंदुस्तान में लंबे समय तक हुकूमत केवल एक किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 55 से लेकर 57 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस आजाद भारत में किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, अरे भारत को धनवान भारत बनाने के लिए अभी आपको कितना समय चाहिए? दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने कमोबेश उसी समय आजादी हासिल की थी जिस समय भारत ने आजादी हासिल की। आज वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हो गए, दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़े हो गए। 15-20 वर्षों के अंदर जिनकी जनसंख्या बामुश्किल 10 करोड़ 15 करोड़ की रही, हमारे भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। आज तो 122 करोड़ की जनसंख्या हो गई। 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के भारत का विकास करने के लिए, भारत की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कितना समय चाहिए? कांग्रेस के मित्रों, हिंदुस्तान की जनता तुमसे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब यहां जब से कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट आई, जब से कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट आई, तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। महंगाई रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? इस आजाद भारत में, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की है तो उस भारत माता के लाल का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में सफलता प्राप्त। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साख अंतरराष्ट्रीय जगत में इस हद तक बढ़ा दिया। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार चलती रही, वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते हमारी भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। यह दुनिया के सारे अर्थशास्त्रियों ने विश्वास व्यक्त करना शुरू कर दिया। जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने कहा कि अब तो गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लोगों से पूछा जाता था कि आप ऐसा विश्वास क्यों व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका एक ही उत्तर होता, भाई मनमोहन सिंह जी वित्त सचिव भी रह चुके हैं, बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थशास्त्री यदि देश की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकता, गरीबी बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? आपने मनमोहन सिंह जी को भी 8.5-9 वर्षों तक हिंदुस्तान में काम करते हुए उन्हीं जैसे अर्थशास्त्री को भी देख लिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हुकूमत को आपने देखा है। मैं तो इन दोनों की तुलना करता हूं, इसी नतीजे पर पहुंचता हूं, भारत को केवल अर्थशास्त्र के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता, भारत को केवल अर्थशास्त्री के माध्यम से ही नहीं चलाया जा सकता। भारत को यदि चलाना है, भारत को यदि ताकतवर देश बनाना है, भारत को यदि धनवान देश बनाना है, केवल हमें अर्थशास्त्री नहीं चाहिए, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा यथार्थ शास्त्री चाहिए, जो कि भारत की गरीबी बेरोजगारी के संकट से भारत को निजात दिलाए। भ्रष्टाचार के उन सब सारे मामले जो प्रकाश में आए हैं, उनकी भी मैं बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे बहुत सारे जो पहले सुषमा जी आई, अरुण जी आई, हमारे जगत प्रकाश जी लड्ढा, धर्मेंद्र जी, अनुराग ठाकुर, इन लोगों ने निश्चित रूप से उस संबंध में चर्चा की। और जब से यह सरकार आई है, तब से इस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हम लोगों ने भी 6 वर्षों तक सरकार चलाई। क्या कोई उंगली उठाकर कह सकता है अटल बिहारी वाजपेयी के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग लगा हो? क्या वो कह सकता है
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा? 6 वर्षों का समय कोई कम समय नहीं होता। बहनों भाइयों, उस समय कैसी सरकार चलाई जाती है करके हम लोगों ने दिखा। देश की विकास दर 8.4% तक, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश की विकास दर को 8.4% तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार ने किया। आज सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अब वह यह कह रहा है कि भाई अब देश की विकास दर यदि 5% की सीमा को पार कर जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह हालत हो गई है आज देश की। हर मोर्चे पर इतना कमजोर हमारा भारत हो गया। पाकिस्तान कभी आंख दिखाता, कभी हमको चीन आंख दिखाता। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के बारे में और कश्मीर घाटी के बारे में यह कहता है कि अरुणाचल और कश्मीर को मैं भारत का हिस्सा नहीं मानता, इसलिए अरुणाचल और कश्मीर से जो लोग चीन आएंगे उनको हम अन्य भारतीयों से अलग स्टेपल्ड यानी नत्थी किया हुआ वीजा जारी करूंगा। कितनी हमारी कमजोर सरकार है। जिस प्रभावी तरीके से इसे विरोध दर्ज कराना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वह विरोध तक नहीं दर्ज करा पाई। मैंने तो उस समय सरकार को सुझाव दिया था, प्रधानमंत्री जी चीन को 2 टूक शब्दों में बता दीजिए कि यदि हमारे अरुणाचल और कश्मीर घाटी के रहने वाले भारत के नागरिकों को यदि आप नत्थी किया हुआ वीजा जारी करेंगे तो भारत भी तिब्बत में रहने वाले लोगों को भी नत्थी किया हुआ वीजा जारी करेगा। प्रभावी तरीके से विरोध को दर्ज कराया जाना। अरे कश्मीर हमारा हिस्सा था, कश्मीर हमारा हिस्सा है और कश्मीर हमारा हिस्सा बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमसे अलग नहीं। पाकिस्तान हमारे सेना के जवानों को सीमा नियंत्रण रेखा को पार करके निर्ममतापूर्वक केवल हमारे सेना की जवानों की छिपकर हत्या करके ही नहीं जाता है, बल्कि उनका सिर उनके धड़ से अलग करके ले जाता है। क्या इस तरीके से विरोध दर्ज कराना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अथवा पाकिस्तान के समक्ष? भारत की इस सरकार ने अपना विरोध दर्ज कराया। मैंने तो उस समय सरकार को एक सुझाव दिया, हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा लगा हो। मैंने कहा विरोध दर्ज कराने का तरीका है कि पाकिस्तान की सरकार को 2 टूक शब्दों में कह लो कि भारत का हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है उसे मैं तत्काल वापस बुलाता। कह दो कि इस समय विश्वास बढ़ाने का यानी सीबीएम का जो दौर चल रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का प्रोसेस जो चल रहा है, उसे तत्काल मैं रोकता हूं और साथ ही साथ कूटनीतिक रिश्ते जो भारत और पाकिस्तान के बीच है उनका स्तर मैं स्केल डाउन करता हूं, उसको नीचा करता हूं। कम से कम विरोध दर्ज कराने का यही तरीका हो। लेकिन यह भी विरोध दर्ज कराने की हिम्मत हमारी सरकार की नहीं। और अभी हाल में देखा होगा आपने, पाकिस्तान की विदेश मंत्री मोहतरमा हिना रब्बानी ने यह कह दिया भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के प्रतिनिधि आकर वहां पर उसका जायजा लें, उसका परीक्षण करें। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स को कहा है कि आप जाकर भारत और पाकिस्तान के सीमा पर यह जायजा लीजिए, तो आपके समझ में यह बात आ जाएगी जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। इस पर भी हमारी सरकार ने एक लफ्ज भी बोलना गवारा नहीं किया। क्या बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में ऐसी ही सरकार चलनी चाहिए? मैं आपसे पूछना है, नहीं तो एक स्वर में सबकी आवाज निकल, क्या ऐसी ही सरकार हिंदुस्तान में चलनी चाहिए? अरे यदि तेजी से भारत के लोग श्वास ले लें तो ऐसे देशों के लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जानी चाहिए। यह हालत हो गई है। बहनों भाइयों, कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता है, जो ताकतवर होता है उसी की सारी दुनिया दोस्ती स्वीकार करती है, उसी के साथ दोस्ती करती है। कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता है। भारत को
इस सच्चाई को अच्छी तरह समझना चाहिए। और मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के सारे ताकतवर देश ये कहते रहे, अटल जी खबरदार, यदि आपने हिंदुस्तान की धरती पर परमाणु परीक्षण करने की इजाजत अपने वैज्ञानिकों को दी तो हिंदुस्तान कंगाल हो जाएगा, हिंदुस्तान बेहाल हो जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों से जो आर्थिक मदद भारत को मिलती रही है वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन शेरे दिल भारत माता के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, ऐ दुनिया वालों सुन लो, ऐ दुनिया वालों सुन लो, हम किसी की परवाह नहीं करते। और अपने वैज्ञानिकों को कहा, है मेरे वैज्ञानिकों जाओ हिंदुस्तान की वीर भूमि राजस्थान में पोखरण की धरती पर जितने बमों का धमाका करना चाहते हो उतने बमों का धमाका कर अपने परीक्षण का काम किया। आपने देखा चाहे रूस अथवा चीन, सबके साथ हमने समान रिश्ते बनाकर रखने में कामयाबी हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी साख बनाने के लिए सरकार के पास एक कूटनीतिक कुशलता भी चाहिए, इसे अंग्रेजी में डिप्लोमेटिक स्किल है, कूटनीतिक कुशलता चाहिए। सरकार के अंदर कोई कूटनीतिक कुशलता भी नहीं। यहां पर तो सरकार और कारपोरेट जगत इन दोनों के बीच गठबंधन है, साठगांठ चल रही है, जिसे अंग्रेजी में क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं। यह हालत हो गई। हमारे गांव के रहने वाले किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग, छोटी सी टैक्स में भी रियायत देनी होती है, इसलिए सरकार रियायत नहीं देती है। और 8 वर्षों के अंदर मेरे नौजवानों सुन लेना, इस कांग्रेस की हुकूमत ने कारपोरेट जगत और बड़े बड़े लोगों को 22 लाख करोड़ से अधिक की रियायत देने का काम किया है। लेकिन हमारे यहाँ 50,000 लाख करोड़ की रियायत देने की बात जब होती है तभी यह हुकूमत तैयार नहीं हुई। कहां हमारा देश जा रहा है? इसमें भी कोई परिवर्तन ला सकता है तो देश का नौजवान ला सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, करिश्माई काम किया है। पहले भी मैं रायपुर आया हूं, मैं सोच नहीं सकता था जब इस रायपुर में अब मैं प्रवेश करता हूं कि पहले के रायपुर में अब के रायपुर में कितना अंतर है। देखिए यह राज्य सरकार है, 3 करोड़ की यहां की जनसंख्या है, हिंदुस्तान की जनसंख्या 122 करोड़, उसकी सरकार दिल्ली में बैठी है। फूड सिक्योरिटी बिल इन्होंने बाद में लाने का काम किया है, लेकिन फूड सिक्योरिटी यानी गरीबों को चावल राशन मुहैया का काम 2003-2004 से ही प्रारंभ कर दिया, जो भारत सरकार इस काम को नहीं करती। और बहनों भाइयों, इसमें अभिनंदन किया जाना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का। अभिनंदन किया जाना चाहिए। यह प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते केवल मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री भी छत्तीसगढ़ के इस फूड सिक्योरिटी का जो कदम उठाया गया है उसकी आज सराहना कर। नौजवानों के लिए मैंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, सारी घोषणाओं की चर्चा नहीं करूंगा। सबसे अपीलिंग जो मुझे बहुत सबसे अच्छी लगी, यदि हाई स्कूल पास भी कोई नहीं है, हाई स्कूल फेल, गांव में किसान परिवार में गरीब बाकी कोख से पैदा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर सकता, ऊंची पढ़ाई नहीं कर सकता, उन बच्चों के भी, उन नवयुवकों के भी स्किल डेवलपमेंट, उनकी कुशलता को विकसित करने के लिए आपने कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। और इस बात की भी गारंटी दी है, यह ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। यह काम कौन सरकार करेगी? कौन सी सरकार इस काम को करेगी? और मैं केंद्र सरकार की बात बताऊंगा। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग में नौजवानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए जो कार्यक्रम बनता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि योजना आयोग का जो पैनल होता है उस पैनल में किसी भी नौजवान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई प्रतिनिधित्व। और इसकी मांग भी मैं बहुत पहले कर चुका हूं, योजना आयोग का जो पैनल बने
युवा मामलों को देखने के लिए, युवा मामलों के संबंध में बजट एलोकेशन के लिए उसमें नौजवानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि पूरा न हो तो कम से कम 50% से अधिक नवयुवकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि हाई स्कूल पास करने के बाद हिंदुस्तान के हर नौजवान को चाहे अमीर मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला क्यों न हो, हाई स्कूल पास करने के बाद 3 महीने तक सैन्य शिक्षा, मिलिट्री की ट्रेनिंग आवश्यक कर दी जानी चाहिए। यह स्वीकार है आप सभी नौजवानों को, ताकि भारत की सीमाओं पर यदि दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर देखने की कोशिश करे तो अपने सीने का बटन खोलकर हमारे देश का नौजवान अपना घर बार छोड़कर सीमा पर तैनात हो सके, ताकि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान को बचा लो, मेरे नौजवानों, हिंदुस्तान को बचा लो। हिंदुस्तान संकट के दौर से गुजर रहा है, आप ही बचा सकते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन भी यदि कोई कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आपकी सरकारें अच्छा काम कर रही है, सारा हिंदुस्तान उसकी सराहना कर रहा है। तीसरी बार भी यह सरकार बननी चाहिए और 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ की सरकार बननी चाहिए। और यह संकल्प लो, निकलो आप में से कुछ नौजवान, जाओ गांव तक फैल जाओ, अलग जगा दो भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा का जो भी चुनाव होगा तो 11 की 11 सीटों पर यदि परचम लहरेगा यदि किसी का तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इस संकल्प के साथ मैं इस अधिवेशन के समापन की घोषणा करता हूं और साथ ही साथ अपने सारे नौजवानों को दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। भेंट करने के लिए इस अधिवेशन के संयोजक आदरणीय स्मृति चिन्ह आप सबकी तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी को दिया जा रहा है और अब आभार प्रदर्शन करने के लिए माननीय राजेश पुरोहित जी हमारे